नमस्कार, आवाज़ आ रही है मेरी? नमस्कार सर। हाँ जी, इधर आ रही है आवाज। चलिए, बहुत बढ़िया। प्रारंभ करते समय हो ही गया है। अभी हम लोग सभी मिला के 9 लोग हैं, आगे भी और लोग जुड़ते रहेंगे, तो कुछ और भी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ है, अगर आप में से किसी को कोई किसी पेशेंट के बारे में या ट्रीटमेंट के बारे में कोई भी क्वेरी है तो एक बार हैंड राइज कर दीजिए, एक एक करके बात करते हैं। जी प्रमोद जी, एक बार अनम्यूट हो जाइए। सर नमस्कार। जी नमस्कार प्रमोद जी, बताइए। सर अभी ना मैं 2 घंटे पहले किसी का फोन आया था मेरे पास, तो उसको अभी लेडीज को डिलीवरी हुई है, 8 दिन का बच्चा है, सिजेरियन हुआ है। अच्छा। तो उसके बैक में थोरासिक रीजन में जो शोल्डर वाला एरिया है उसमें बहुत पेन है और कर कुछ भी नहीं सकते ना उसके साथ ज्यादा हम। एक मिनट। थोरासिक एरिया में कहाँ, T8 के पास दर्द है क्या? हाँ वही T8 के आसपास ही है, T7 और शोल्डर एरिया में ही आ रहा है उसके बाद। अच्छा। इनको प्रेगनेंसी के टाइम में इनका डायबिटीज चेक किया गया था? मेरे को ऐसा लग रहा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान इनका हो सकता है कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए शुगर लेवल बढ़ा होगा, इसी के लिए T8 पॉइंट में दर्द है। ठीक है, उसके लिए जो भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप कुछ अभी सुनिए, अभी उनको कुछ ट्रीटमेंट तो नहीं दे सकते हैं। हाँ, एक काम कर सकते हैं, घर के किसी मेंबर को सिखा दीजिए कि चेयर पे बैठा के आराम से सपोर्ट लगा करके और बैठे बैठे कंडीशन में जो T8 क्लॉकवाइज हम लोग देते हैं ना हथेली से, हाँ जी हाँ जी। हाँ वो देने के लिए। सर मैंने स्पाइन क्लॉकवाइज तो बताया ही है उन्हें। हाँ, बस स्पाइन क्लॉकवाइज देने के लिए बताइएगा। और साथ ही साथ ये भी करना है कि अभी जैसे मौसम में अचानक बदलाव हो रहा है। 4 दिन पहले लग रहा था कि ठंड खत्म हो गया है, लेकिन फिर अभी कल रात से थोड़ी हवाएं चल रही है, बारिश भी हुआ हल्का हल्का, फिर ठंड बढ़ गया है। तो जब भी सिजेरियन डिलीवरी होता है या नॉर्मल भी डिलीवरी होता है, पहले के टाइम में आप देखते होंगे कि जब घरों में किसी महिला की डिलीवरी होती थी तो उसके आसपास आग जला के वो जगह को गर्म रखते थे। तो खाने में भी ठंडी चीज़ें हो गई जैसे खीरा, मूली, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें, थोड़ा गर्म चीज़ खाएं। गर्म चीज़ में सबसे बढ़िया है गुड़। अभी के टाइम में गुड़, मेथी है, या फिर वो फ्लेक्स अलसी जो है, अलसी के बीज है, ये सारी चीज़ें थोड़ा खाने में इस्तेमाल करें और वो स्पाइन क्लॉकवाइज दीजिए, 7-8 दिन में ठीक हो जाएगा। सर एक चीज और नोटिस की मैंने उनके फेस पे ना, उनके जो लिप्स थे बहुत ज्यादा ड्राई लग रहे थे, मुझे जैसे लग रहा था जैसे कि वाटर की कमी है। किस चीज़ में? मतलब फेस पे जो उनके लिप्स थे ना बहुत ड्राई जैसे महसूस दे रहे थे अच्छा, हाँ वो ठंडा का असर है। एक तो नॉर्मली ठंड के मौसम में बहुत सारे लोगों के लिप्स फटने लगते हैं, ठीक है। तो अभी इनके लिए नहीं, लेकिन बाकी लोगों के लिए बता रहा हूँ। ठंड के मौसम पे स्किन जो है रूखा सूखा हो जाता है। नहाने के बाद जब बॉडी सूख गई, अगर वैसलीन वगैरह नहीं लगाएं तो नाखून के खरोंच से सफ़ेद सफ़ेद निशान पड़ जाते हैं। तो हम लोग उसके लिए वैसलीन लगाते हैं और क्या क्या लोशन लगाते हैं। कुछ नहीं करना है, रात को सोते समय नाभि में सरसों का तेल लगा लेना है और सो जाना है। कभी भी होठ और स्किन ये सब सूखने उखने वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अभी इनकी सर्जरी हुई है तो इनके लिए नहीं है, ये इनको नहीं करना है, मैंने बाकी लोगों के लिए बताया। ठीक है, चलिए। अच्छा, अभी आवाज़ ठीक आ रही है ना मेरी? हाँ जी सर, प्रॉपर अभी वॉइस क्लियर है। चलिए बढ़िया। ये आज मैंने मोबाइल चेंज किया, वो पुराने वाले मोबाइल से नहीं हो रहा था। चलिए ठीक है प्रमोद जी, तो समझ में आ गया ना क्या करना है। थोड़ा ठंड से बच के रहना है, गर्म चीज़ों का सेवन करना है और बस स्पाइन क्लॉकवाइज दीजिए, ठीक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फेमिदा जी एक बार अनम्यूट हो जाइए। नमस्ते सर। जी नमस्कार। हेलो। कैसे? सर मेरा एक क्वेश्चन था। मेरे बड़े भाई हैं, तो सर्दियों में उनको जैसे एक्सरसाइज करते हैं या कुछ भी, जैसे हाथ ऊंचा नीचा या पैर, तो उनके कमर में दर्द और हाथ पैरों में दर्द बन जाता है। अच्छा। जी सर, और अक्सर सर्दियों के मौसम में उन्हें ज्यादा तकलीफ होती है। आज उनके हाथ की नसों में बहुत ज्यादा पेन था सर, तो थोड़ा सा मैंने क्लॉकवाइज ही उनको थोड़ा सा हाथ के दर्द के लिए दिया सर, तो उससे थोड़ा आराम लगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो एक चीज हमेशा ध्यान देना, इस दुनिया में जी। जितने भी इंसान हैं जी जी वो या तो एसिडिक है या तो अल्कलाइन है। जी दुनिया में जितने लोग हैं उसमें से 85% लोग एसिडिक हैं जी। और 15% लोग अल्कलाइन हैं। एसिडिक लोगों को क्या होता है, ठंड के मौसम में उनको प्रॉब्लम होती है, गर्मियों में बड़ा मजा आता है। अल्कलाइन के साथ गर्मियों में बड़ा अच्छा होता है, मतलब उनको अल्कलाइन वालों को ठंड में बहुत अच्छा लगता है, गर्मियों में उनको परेशानी होती है। तो ये जब भी किसी व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम अगर ठंड के मौसम में हो रही है तो समझ लीजिए उनके ब्लड में एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है। इसीलिए जब वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, तो मसल्स के अंदर, मांसपेशियों के अंदर लैक्टिक एसिड जमा हो जा रहा है। अच्छा। तो इनको आप एसिड ट्रीटमेंट दीजिए और एसिड ट्रीटमेंट के साथ लैक्टिक एसिड भी दीजिए। पहले एसिड ट्रीटमेंट दीजिए, फिर 1.5 मिनट रुक करके लैक्टिक एसिड दीजिए। ठीक है। कल मैंने जो परसों वो फॉर्मूला वाली बुक सबको भेजी थी, उस बुक में है ये एसिड ट्रीटमेंट। एसिड ट्रीटमेंट भी है, लैक्टिक एसिड भी है। थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, समय लगाइए, ढूंढिए। जी सर। चलिए और बताइए। और सर एक क्वेश्चन और था सर। जी सर मैंने आपसे पूछा था कि घुटनों के दर्द के लिए क्या दे, मतलब देखो तो ऐसा, आपने जी हेपरिन का एक चीज़ बता रहा हूँ, जनरली अगर बताया तो घुटने में दर्द होने का मतलब है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया है, तो उसके लिए प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए 30 मेडुला देते हैं और उसके साथ हेपरिन देते हैं, जी हेपरिन। लेकिन सही रूप में बताया जाए तो ये ठीक होने का फॉर्मूला नहीं है, ये आराम मिलेगा, इससे थोड़ा सा राहत मिलेगा। एक्चुअली घुटने दर्द ठीक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि वो घुटना दर्द हो क्यों हो रहा है। क्या गाउट है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या ऑस्टियो आर्थराइटिस है या ऑस्टियोपोरोसिस है या ऑस्टियोपेनिया है, अलग अलग बहुत सारा चीज़ हो सकता है। जी सर। घुटना दर्द जो है वो 16-17 किस्म का होता है, तो एक्चुअली देखना पड़ेगा कि क्या आखिर इनको प्रॉब्लम है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो हमें न्यू स्टार मॉडिफाइड देना पड़ेगा, ऑस्टियो आर्थराइटिस है या ऑस्टियोपोरोसिस है तो हमें 125 DCC देना पड़ेगा। अलग अलग चीज़ है, अब वो देखने के बाद ही बताया जा सकता है। उनकी रिपोर्ट्स वगैरह या एक्सरे वगैरह कुछ है तो वो मेरे को भेजिए, तभी मैं बता पाऊँगा। जी 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 सर, थैंक यू ठीक, सर। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर एलन बाबू, एक बार आप अनम्यूट हो जाइए। चलिए कोई बात नहीं, रीना मैम आप एक बार अनम्यूट हो जाइए। प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर। जी एलन बाबू सर नमस्कार, बताइए। नमस्कार सर। सर्विकल डिस्टोनिया का ट्रीटमेंट इलाज क्या है सर जी? ओके, देखो सर्वाइकल मतलब तो समझ में आ रहा है, गर्दन के आसपास। हाँ, गर्दन C5C6 है। ठीक। डायस्टोनिया। हाँ, डायस्टोनिया का मतलब क्या हुआ, आपको क्या पता है? ये ना लेफ्ट साइड चलता है उनका, इनवॉलंटरी गर्दन लेफ्ट साइड चलता है। तो इसमें क्या है, देखो एक
जो वॉलेंटरी मूवमेंट है वो इनवॉलेंटरी हो गया है। ठीक है, इसके लिए वो जो फॉर्मूला बुक मैंने परसों भेजा था सबको, आपके पास भी भेजा है क्या मैंने? भेजा है सब। हाँ, उसमें देखिएगा एक ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, बेसल गैंग्लिया ट्रीटमेंट। ठीक है, इनको 3 से 4 दिन बेसल गैंग्लिया ट्रीटमेंट देना है। बेसल गैंग्लिया 3 से 4 दिन देने के बाद फिर स्टार्ट कीजिएगा ऑक्सीजन हार्मोनल। ठीक है, ये आपको लगभग 2 हफ्ता 3 हफ्ता ये ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, 1 हफ्ता बेसल गैंग्लिया दीजिए और उसके बाद 2 हफ्ते ऑक्सीजन हार्मोनल दीजिए। इसके बाद 20-21 दिन के बाद मेरे को फिर फीडबैक बताइएगा। ठीक है सर जी, ठीक है, प्रणाम सर जी। चलो, ओके जी नमस्कार। रीना मैम एक बार अनम्यूट हो जाइए। नमस्ते सर। जी नमस्कार नमस्कार। दिल्ली में ठंड कैसी है? बहुत हो रही सर, आज तो थोड़ा कम है। अच्छा, आज हमारे यहाँ पे बढ़ गया। 4 दिन से धूप हो रही थी, कल रात से थोड़ी बारिश हो रही है यहाँ बिहार में। हमारी 2-3 दिन से बारिश ही हो रही है। अच्छा, और बताइए। सर एक मैंने आपको रिपोर्ट भेजी थी ना, और उनकी 39 ईयर वाला, उसकी किडनी से वो प्रोटीन लीक कर रहा है, यूरिन में ना प्रोटीन आ रहा है। हाँ। तो उनका ट्रीटमेंट तो भेजा था मैंने आपको शायद। हाँ सर, ट्रीटमेंट तो भेजा है। वो ट्रीटमेंट तो खैर ऐसे थी, वो फिर वो एक्चुअली में मेरे सिस्टर का बेटा ना, तो जीजू की भी अभी डेथ हुई थी, 1 साल हो गया। तो उनको भी यही सब प्रॉब्लम थी, 39 वगैरह की, शुगर वगैरह की। तो डायलिसिस पे थे, तो वो है ना, वो कह रहे पता नहीं क्यों प्रोटीन आ रहा है उनकी ताकि कि भाई क्यों करी, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे परेशान है। तो उसको वही ध्यान आ रहा है कि पापा की ऐसी डेथ हो गई थी, तो पता नहीं किस क्या होता है। देखो सबसे पहली बात है कि यूरिन में प्रोटीन आना, इसका मतलब प्रोटीन के डाइजेशन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो प्रोटीन को डाइजेशन को ठीक करने के लिए हम लोग यूडीएफ ट्रीटमेंट या सिर्फ 15 मेडुला ऐसा प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब वो प्रोटीन शरीर से बाहर निकल रहा है एक्सेस होकर के, उसको रोकना भी है, तो उसके लिए हमें 2 पेन का यूज भी करना जरूरी है। ठीक है, और उसके साथ फिर माइल्ड वाला किडनी क्लियर भी दे सकते हैं। ठीक है, मेन है 2 पेन देना आवश्यक है अभी। ठीक है, वो 2 पेन जरूर दीजिएगा। into 6 करके ना। हाँ। ठीक है। ठीक है, तो उनको तुम्हारा खाने वाने में कुछ उनको परहेज करना है, क्या करना है? खाने में उनको परहेज वैसा कुछ खास नहीं है कि ये खाना है वो नहीं खाना है। हाँ, ऐसे फ्रूट्स जिसमें पानी ज़्यादा होता है, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, वो उनको बोलिएगा नहीं खाने के लिए, अभी अवॉइड करने के लिए। और दूसरी बात, उनको प्यास नहीं लगने देना। ऐसा नहीं कि प्यास लगा और फिर 1 गिलास गटागट पानी पी गए। उनको बोलो कि प्यास लगे चाहे नहीं लगे, हर 1 घंटे पे 2-2 घूंट पानी पीना है। तो इससे क्या है, इनको प्यास नहीं लगेगी। जब प्यास लगेगी ना, तो ये एक बार में आधा लीटर पानी पी जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा पानी पीना भी इनके लिए अभी ठीक नहीं है। दिन भर में 3 लीटर 3.5 लीटर तक पिए तो ठीक है। तो जब प्यास लग जाएगी तो इकट्ठे एक बार में 1 लीटर आधा लीटर पी लेंगे, उससे बढ़िया है। और आधे 1 घंटे पे 2-2 3-3 घूंट पीते रहें। ठीक है, चलिए बस। और तो बेटे का बताया तू ना, वो किडनी में स्टोन है, दोनों किडनी में 2-2 स्टोन है। ओके, बड़े वाले बेटे का। तो उसके लिए एक बार ट्रीटमेंट मुझे बता दीजिए। देखो, एक चीज़ मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ। अभी आई थिंक 2023 में ही
2023 में हम लोग राजस्थान पिलानी गए, श्रीधर यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम के लिए गए और आधी रात को मेरे को दर्द शुरू हुआ, पता चला किडनी स्टोन है। तो मैंने ट्रीटमेंट भी लिया और फिर ट्रीटमेंट लेने के बाद साथ ही साथ में उस समय गांव पे चला आया। वो एक पत्ता होता है ना, मोटा सा पत्थर चट्टा कहते हैं उसको, तो सुबह सुबह 4-5 वो पत्ते भी खाने शुरू किए मैंने और ट्रीटमेंट भी लेना शुरू किया। तो 4 दिन के अंदर मेरा स्टोन यूरिन के द्वारा बाहर निकल गया। उसके बाद से बाय गॉड अभी तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी मैं ये श्योर नहीं कर सकता है कि वो ट्रीटमेंट का असर था या उस पत्ते का असर था, या हो सकता है दोनों चीज़ मैं साथ में यूज़ कर रहा था, इसलिए 3 से 4 दिन में वो रिमूव हो गया। तो सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर वो पत्ता मिले, गूगल पे सर्च करिएगा पत्थर चट्टा तो दिख जाएगा। अब आसपास कहीं अगर दिखता है तो उसको सुबह सुबह कोमल कोमल उसमें से 4-5 पत्ते तोड़ के चबा के खा लेने के लिए, हल्का खट्टा लगेगा। खैर वो तो मिले तो उस समय की बात है, जब तक नहीं मिलता तो आप किडनी क्लियर ट्रीटमेंट यूज़ किया करो। अच्छा, किडनी क्लियर चारों अच्छा, 1 3 5 7, ठीक है। हाँ जी, और इसके बाद किडनी क्लियर चारों देने के बाद दीजिएगा 6WD 1.5 मिनट के बाद। ठीक है, 1.5 मिनट बाद। किडनी स्टोन में एक चीज़ सभी लोगों को बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा। अगर राइट किडनी में स्टोन है तो किडनी क्लियर देने के बाद 6 राइट ओवरी दीजिएगा। अगर लेफ्ट किडनी में स्टोन है तो किडनी क्लियर देने के बाद 6 लेफ्ट ओवरी दीजिएगा। अगर दोनों किडनी में स्टोन है तो किडनी क्लियर देने के बाद 6WD दीजिएगा। क्लियर? हाँ जी, चलिए। सर ये फिर ये कितने दिन तक दूं? ये कंटिन्यू चलते रहूं? इसको कंटिन्यू कीजिए। अब देखिए कितने दिन से है स्टोन, कितने MM का है और कितना बॉडी रिस्पॉन्स कर रहा है, इसके हिसाब से टाइम अलग अलग लग सकता है। वैसे चाहे तो देखो 1 महीना ट्रीटमेंट देने के बाद, अभी जैसे सोनोग्राफी में वो साइज बताया होगा ना कि इतना MM का है, 1 महीने ट्रीटमेंट देने के बाद देखो फिर से एक बार करा करके, अगर 50% रिड्यूस हो गया तो समझ लो कि और 1 महीना में पूरा ख़त्म हो जाएगा। अगर 30% रिमूव हुआ है तो जान जाइए कि और 2 महीने लगेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मलिक साहब अनम्यूट हो जाइए। जय श्री राम सर। जय श्री राम। सर एक रिपोर्ट भेजी थी मैंने आपके पास में शुक्राणु की। अच्छा, कई दिन हो गए उसके ऊपर, क्या सर देखा आपने उसको? हाँ वो देखा था मैंने, उसके बारे हाँ वो देखा था मैंने, उसके बारे में मेरे को बताना याद नहीं रहा। मैं सोच रहा था उसके ऊपर एक ऑडियो रिकॉर्ड करके सबको भेजूंगा। खैर अभी बता दे रहा हूँ। देखो जब भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, संतानहीनता, तो जब भी चेक कराया जाता है ना तो औरतों में 30% गड़बड़ी आती है। किसी किसी औरत में है कि हार्मोनल प्रॉब्लम है इसलिए बच्चा नहीं हो रहा है, या यूट्रस का साइज सही नहीं है, या यूट्रस प्रोलैप्स हो गया है। मतलब 30% औरतों में प्रॉब्लम होती है, बाकी 70% प्रॉब्लम जो है वो पुरुषों में ही होता है। अच्छा, औरतों में प्रॉब्लम होती है तो बहुत सारा चीज़ हो सकता है एस्ट्रोजन नहीं बन रहा, हो सकता है प्रोजेस्टेरोन नहीं बन रहा, हो सकता है यूट्रस का साइज गड़बड़ है, हो सकता है यूट्रस का लोकेशन गड़बड़ है, 50 तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। पुरुषों में एक ही प्रॉब्लम होती है, स्पर्म काउंट नील। अगर स्पर्म काउंट सही है तो पुरुष में और कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। अब ये स्पर्म काउंट नील क्यों हो जाता है, इसके पीछे 2-3 कारण होते हैं। मेजर कारण ये होता है कि बचपन में कभी क्रिकेट खेलते समय या साइकिल चलाते समय अगर टेस्टिस में, अंडकोश में चोट लग गया तो उसके कारण जो है स्पर्म का प्रोडक्शन जो होता है वो डाउन हो जाता है। अच्छा, इसमें नील नहीं होता है,
लेकिन हाँ, जितना चाहिए उससे बहुत कम हो जाता है, इसलिए वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। तो ये हमें पेशेंट से बात करना पड़ेगा। अगर कभी चोट लगा है तो उनको सिंपली कोई बात नहीं है, हफ्ता 10 दिन के लिए इंजरी ट्रीटमेंट देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कई बार पुरुषों में और भी बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है, जैसे कोई है कम उम्र में बहुत मास्टरबेशन करते हैं, या नाइट फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर वो पुरुष ऐसे माहौल में रह रहा है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा टेंशन में, तनाव में रहता है, तो ऐसे कंडीशन पे भी स्पर्म काउंट नील हो जाता है। तो यदि देखिए मास्टरबेशन के कारण या नाइट फॉल के कारण स्पर्म काउंट नील हुआ है, तो वहाँ पे हम एडवांस जेनेटिक ट्रीटमेंट का यूज़ करेंगे, लिख लीजिए। नहीं, बंद कर। ठीक है, अगर चोट के कारण हुआ है तो इंजरी ट्रीटमेंट देंगे, अगर मास्टरबेशन या नाइट फॉल के कारण हुआ है तो हम एडवांस जेनेटिक ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, और अगर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, टेंशन में रहता है, तो उसके लिए हम सबसे पहले ITF देंगे, इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट फार्मूला 30 मेडुला 6 ADR 6 ADR ITF देंगे। ITF देने के बाद न्यूट्रल ट्रीटमेंट देंगे, और न्यूट्रल देने के बाद एसिड ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, ओके जी। लेकिन सर इनको तो कीमो लगे थे। ओके, इनको कीमो लगा है, तो सबसे लास्ट वाला कीजिए। ये एक्चुअली मेडिकल मतलब हेल्थ प्रैक्टिस का ये साइड इफेक्ट है, तो इसमें भी वही काम करेगा। आप पहले उनको ITF दीजिए 30 मेडुला 6 ADR 6 ADR, उसके बाद दीजिए न्यूट्रल, और उसके बाद दीजिए एसिड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये कितने दिन चला है सर? अब ये आपको मेडिसिन कीमो का साइड इफेक्ट है ना, लगभग 1 महीने तो दीजिए आप। सर उन्होंने जो है ना मेडिसिन छोड़े हुए 3 साल हो गए। कोई बात नहीं, देखिए ये एक बात बता रहा हूँ। अभी मैंने एक 3 महीने दिया मैंने उसको। अच्छा, यही जो आपने बताया ना, यही ट्रीटमेंट 3 महीने दिया मैंने उसको, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। कैसे पता चला? फिर से स्पर्म काउंट टेस्ट किए थे क्या? हाँ, फिर उस टेस्टिंग रिपोर्ट आपके पास भेजी ना मैंने, नई वाली भी। अच्छा अच्छा, तो एक काम कीजिए, आप सुनिए, हाँ सर। इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट देने के बाद न्यूट्रल दीजिए, न्यूट्रल के बाद एसिड मत देके वहाँ पे एडवांस जेनेटिक ट्रीटमेंट दीजिए। पहला इन्फ्लामेशन, दूसरा न्यूट्रल, तीसरा एडवांस जेनेटिक ट्रीटमेंट, ये दीजिए। क्योंकि वो कहीं ना कहीं कीमो का असर जो है ना अंदर जीन्स तक हो गया है। देखो एक चीज़ होता है, कुछ कुछ बीमारियां ऐसी है ना, जैसे TB हो गया, कैंसर हो गया, इसके लिए जो भी मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर डाली जाती है उनका इफेक्ट बहुत लंबे समय तक रहता है, शायद लाइफ टाइम रहता है। एक रियल चीज़ बता रहा हूँ, मेरे छोटे वाले जो साले हैं, शादी के बाद पता चला उनकी वाइफ को राइट साइड जो आर्मपिट होता है ना, आर्मपिट में एक गांठ जैसी बन गई थी। टेस्ट करने के बाद पता चला कि वो TB की गांठ है। तो उसके लिए 9 महीने तक वो डॉट्स की दवाई चलती है, चली, फिर वो ठीक हो गया। लेकिन उसका इफेक्ट ऐसा हो गया कि अभी वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, उनको बच्चे नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो लिम्फ TB के लिए, लिम्फ TB था, लिम्फ नोड में TB हो गया था, तो लिम्फ TB के लिए जो मेडिसिन दिया गया है लिम्फोसाइट्स पे काम करने के लिए, तो वो ज़िंदगी भर ब्लड में रहता है, तो कुछ समय के बाद वो किडनी के द्वारा निकल भी जाता है। लेकिन लिम्फ में है तो लिम्फ का फिल्टरेशन नहीं होता है, तो इसलिए उसका इफेक्ट पूरी लाइफ बॉडी में रहेगा। तो ऐसा कुछ कुछ होता है। देखो कैंसर, TB की दवाइयाँ जो है, इसका इफेक्ट तो जेनेटिकली बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत मुश्किल से दूर होता है। मेडुला देते ना, यहाँ पर कैंसर की गांठ है। अच्छा,
कोई बात नहीं, आप साथ में एडवांस जेनेटिक ट्रीटमेंट ऐड कीजिए, देखिए क्या होता है। एक उसका जो है ना लेफ्ट और राइट ओवरी का दर्द ही नहीं जाता, दोनों ये काम भी हो रहा है, डब्ल्यूडी का चला गया, क्या लेफ्ट और राइट ओवरी का दर्द नहीं जाता बिल्कुल। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले ट्रीटमेंट छोड़ के वो दर्द ही निकालिए। जैसे सबसे पहले देखिए, राइट ओवरी के लिए आप दीजिए 6 टो फिंगर राइट ओवरी और फिर 1 राइट ओवरी, फिर 1.5 मिनट रुकिए, फिर 6 टो फिंगर राइट ओवरी 1 राइट ओवरी। ऐसा 1.5 मिनट के अंतर पे 3 से 4 बार दीजिए। पूरा तरीके से दर्द कम नहीं हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कम होगा, 10 से 20%। फिर जैसे आपने राइट ओवरी कर दिया 2 फिंगर 1 राइट ओवरी, वैसे ही अब लेफ्ट ओवरी में दीजिए 6 टो फिंगर लेफ्ट ओवरी 1 लेफ्ट ओवरी। ऐसा 3 से 4 बार दीजिए। वो दर्द को पहले रिड्यूस कीजिए। वो दर्द अगर नहीं रिड्यूस होगा तो काम गड़बड़ है। ठीक है, तो पहले वो पेन को रिड्यूस कीजिए। पहले पेन को निकाले सर, फिर करेंगे। अच्छा ठीक है। फिर टीएलसी बढ़ जाए तो क्या करें? क्या चीज़? टीएलसी ज्यादा होने पर क्या करें? टीएलसी, देखो टीएलसी का मतलब क्या होता है? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अब ये ल्यूकोसाइट का मतलब क्या है? एक बार बहुत पहले ब्लड के क्लास में मैंने बताया था। ब्लड में जो लाल वाला होता है, रेड ब्लड सेल, उसको कहते हैं इरेथ्रोसाइट साइंस की भाषा में। जो व्हाइट वाला होता है WBC, उसको कहते हैं ल्यूकोसाइट। और जो प्लेटलेट होता है वो क्या है? खून को जमाने का काम करता है, तो उसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। तो ल्यूकोसाइट का मतलब क्या हो गया? WBC। तो जब भी WBC बढ़ा हुआ आ रहा है, कभी भी रिपोर्ट में WBC ल्यूकोसाइट या जैसे टोटल ल्यूकोसाइट काउंट हो गया, ये बढ़ा हुआ आ रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि उस बॉडी में अभी किसी तरह का कोई भयंकर इन्फेक्शन है या अभी अभी भयंकर इन्फेक्शन हो के गया है यहाँ से। तो ल्यूकोसाइट बढ़ने का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर या तो अभी प्रेजेंट में इन्फेक्शन है या थोड़े दिन पहले इन्फेक्शन था। ठीक है। हेलो, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रहलाद पॉल जी, एक बार आप अनम्यूट हो जाइए। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताइए। सर हीमोग्लोबिन कम होने का वो क्या ट्रीटमेंट क्या है और क्यों हो रहा है सर? देखो, हमारे ब्लड में जो भी इरेथ्रोसाइट है, इरेथ्रोसाइट मतलब लाल वाला, लाल वाला में क्या है? RBC है, हीमोग्लोबिन है, बहुत सारा चीज़ है। तो लाल वाला कोई भी कम हो गया तो समझ लेना अपने बॉडी में 3 में से कोई भी एक चीज़ या तीनों चीज़ डाउन हो रहा है। या तो फॉलिक एसिड डाउन हो रहा है, या तो विटामिन B12 डाउन हो रहा है, या तो आयरन डाउन हो रहा है। इन्हीं तीनों में से कोई चीज़, एक चीज़ या दो चीज़ या तीनों चीज़ कम होगा तभी हीमोग्लोबिन या RBC कम होगा। इसी का अलग अलग टाइप होता है। एनीमिया होता है, परनेसियस एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। ये सारा वही है कि ये तीनों में से कोई एक चीज़ कम हुआ है। तो अपने को ट्रीटमेंट देना, तो ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले फॉलिक एसिड का ट्रीटमेंट देंगे। 6 गैस ओनली, 6 गैस आई, 6 राइट ओवरी, 8 राइट पार्को। इसको 2 बार देंगे। 2 बार देने के बाद हम विटामिन B12 का ट्रीटमेंट देंगे। 3 गॉल, 7 लिवर, 8 लेफ्ट पार्को। एक बार ये देंगे और उसके बाद सबसे लास्ट में देंगे कोल्ड ट्रीटमेंट, 10 मेडुला, 6 गैस आई, 3 गॉल। ठीक है। ये सिर्फ हीमोग्लोबिन नहीं, जैसे हम लोग CBC देखते हैं ना, कंप्लीट ब्लड काउंट, तो ऊपर का 5-6 चीज जो होता है सब रेड वाला होता है। पहले हीमोग्लोबिन होता है, फिर RBC डायरेक्ट होता है, फिर MCH होता है, फिर MCB होता है, ऐसा ऐसा बहुत सारा चीज होता है। इनमें से कोई भी चीज कम है तो ये फॉर्मूला वहां पे काम करेगा।
सर वो सर क्या बोला सर, एथ्रोसिस वो भी कम देखा मैं। एथ्रोसिस ने क्या बोला सर, हाँ वो भी कम था। हाँ, तो कोई भी चीज़ कम रहेगा तो वहाँ पे यही दवा, यही ट्रीटमेंट काम करेगा। फॉलिक एसिड 2 बार, फिर विटामिन B12 एक बार, फिर कोल्ड ट्रीटमेंट एक बार। और सर मैं पैरालिसिस था, वो तो पैरालिसिस का भी सिम्टम नहीं है, चल सकता है, लेकिन B12 हीमोग्लोबिन के कारण मेरे ख्याल से तो कमजोर है थोड़ा। देखो, जब भी किसी को पैरालिसिस अटैक आता है ना, चाहे लेफ्ट साइड का है चाहे राइट साइड का है, आप देखोगे कि उसके हिप में जहाँ पे हम लोग पारखू पॉइंट देते हैं ना, वहाँ पे दर्द होता ही होता है। हर पैरालिसिस पेशेंट को होगा। क्यों? क्योंकि जब भी पहले होता पैरालिसिस होने के बाद भी क्या होता है, हिप एरिया का जो मसल्स है ना, उधर ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, और वहीं पे लार्ज इंटेस्टाइन का दोनों कॉर्नर है, लेफ्ट वाला कॉर्नर, राइट वाला कॉर्नर, जिधर फॉलिक एसिड और विटामिन B12 सिंथेसाइज होता है। तो जब उस एरिया में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो गया तो जाहिर सी बात है फॉलिक एसिड और B12 का बॉडी में लेवल कम हो जाएगा। लेवल कम होगा तो फिर जाहिर बात है हीमोग्लोबिन भी कम ही होगा। ठीक है। अभी दर्द नहीं है, पार्को इलाका में अभी दर्द नहीं है, पहले था, अभी कोई दर्द नहीं है बोल रहा है। चेक कर, अभी बोला पैरालिसिस सिम्टम नहीं है, हाथ पैर सब ही ठीक है, सब चल रहा है। अच्छा, चल भी सकता है लेकिन चलिए कमजोरी, इसलिए मैं आग चेक किया, उसके बाद देखा, मैं बोला हीमोग्लोबिन शायद कम है, एक बार चेक कराइए। तो देखा तो मतलब 8 से थोड़ा कम है, 7.2 ना कितना था। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। ये जो ट्रीटमेंट मैंने तीनों बताया ना, पहले फॉलिक एसिड 2 बार, फिर B12 एक बार, फिर कोल्ड ट्रीटमेंट एक बार, ये दीजिए। और ये आप लगभग 15-20 दिन दीजिए, 1 महीना दे करके, और फिर से एक बार HB लेवल चेक करा लीजिए, हीमोग्लोबिन नॉर्मल पे आ जाएगा। और सर आपको जो पैरालिसिस का रिपोर्ट भेजा था, वो तो आप मल्टी एफरिन का मैसेज मेरे को दिया। हाँ ट्रीटमेंट सर मैं तो दे रहा हूँ, एफरिन नहीं दे रहा हूँ जैसे, लेकिन उसका मतलब एक ही बार में कोई बात एक बार में समझ में नहीं आता उसको, और बोल भी ठीक नहीं है, क्लियर नहीं है। हाँ, वो और राइट हैंड का वो देखो, ब्रेन सुनो, ब्रेन का लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, जिसके कारण स्पीच भी खत्म हो गया है, और राइट साइड में प्रॉब्लम आ रहा है। अभी देखो, पैरालिसिस है तो उसके लिए हमें मल्टी हेपरिन ट्रीटमेंट ही देना है। अभी उसमें भी देखोगे आप कि कोई बंदा ट्रीटमेंट देता है तो पेशेंट जल्दी ठीक होता है, किसी को देर लगता है। तो एक्चुअली क्या है, पैरालिसिस जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तो है। हम जो मल्टी हेपरिन दे रहे हैं उससे ब्रेन के अंदर जो क्लॉट जमा है, जो हेमरेज हुआ है, वो सब तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन पैरालिसिस में न्यूरोलॉजिकल के साथ साथ फिजिकल प्रॉब्लम भी, हाथ पैर टेढ़ा हो गया ना, अकड़ गया है, तो ये फिजिकल प्रॉब्लम है। तो फिजिकल प्रॉब्लम के लिए हमें अधिक से अधिक और परफेक्ट तरीके से फिजिकल पॉइंट्स देना पड़ेगा। जैसे शुक्ला हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, हाथ पैर में सही तरीके से जितना फिजिकल पॉइंट सही तरीके से देंगे उतना जल्दी रिजल्ट निकलेगा। ठीक है। ये एकमात्र, ऐसे तो नॉर्मली हम लोग किसी भी प्रॉब्लम में कहते हैं कि फिजिकल पॉइंट का बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन पैरालिसिस में फिजिकल पॉइंट का बहुत ज़्यादा यूज है। दे रहा है, लेकिन पैर में उतना अभी नहीं है, कम है, लेकिन हाथ में अभी ज्यादा है खाली। तो उसका क्लॉकवाइज सही तरीके से कीजिए। ठीक है, थोड़ा समय लगा करके। हाँ ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पैरालिसिस चीज ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं। और सर सुबह का जो 7 बजे सेशन होता है, तो लिंक क्या एक ही लिंक रहता है? अभी तक का तो लिंक एक ही है। अभी देखो, जो अभी जिस लिंक पे हम लोग अभी सेशन कर रहे हैं, जब ओपन क्लास सबके लिए है तो इस लिंक पे होगा, और जो अभी 2024 का जो पेड वाला ग्रुप है उनका अलग लिंक है, उसके लिए अलग लिंक है। वो ग्रुप में मैं भेजूंगा जब जब मीटिंग होगा। ठीक है। नहीं, जो स्मार्ट तो है, मेरे तो पे ग्रुप में मैं चेक किया नहीं है। अच्छा ठीक है, वो कोई बात नहीं, उसके लिए आप सेशन के बाद मेरे को एक बार कॉल करिएगा, मैं बताऊंगा क्या क्या, मैं चेक कर लूँगा एक बार। ठीक है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सर। ओके जी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पूजा मैम एक बार अनम्यूट हो जाइए। पूजा मैम आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार, जी नमस्कार, जी बताएं। जी सर, एक मेरे पास पेशेंट है, 26 साल की लड़की है, वो अनमेरिड है, अच्छा। स्कूल में टीचर है। अच्छा। उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है पिछले 3 महीने से। ओहो हो। तो पहले तो वो ट्रीटमेंट, हाँ जी, ट्रीटमेंट ले रही थी एलोपैथी का। अब वो कहती है कि मैम आपसे ट्रीटमेंट लेंगे, तो उसको मैंने 15 मेडला इंटू 3 दिया, ऐसे ट्रीटमेंट दिया, थाइमस वाला, और किडनी क्लियर दिया। सर 2 दिन हुए हैं, पर उसको ब्लीडिंग होती है। ज्यादा बार टॉयलेट तो नहीं जाती, बट ब्लीडिंग होती है पहले सबसे। तो ये इसके लिए क्या देना चाहिए? ओके, अभी देखिए एक चीज, भी डिलेड के 8-9 दिन आगे चले जाते हैं पीरियड्स के। हाँ मैं उसने ये एलोपैथी लिया ट्रीटमेंट। मैं वही चीज़ अभी बताने जा रहा था कि देखिए अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया है, ये तो अभी प्रेजेंट अभी की बात है, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया है, लेकिन थोड़ा सा सोचने वाला बात ये भी तो है ना कि आखिर अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ क्या, इनके लाइफ स्टाइल में ऐसा क्या प्रॉब्लम है, क्या करते हैं ये कि इनको ये अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया। तो कहीं ना कहीं इनका डेली लाइफ स्टाइल जो है, खाना खाने का टाइमिंग या और भी सोने का टाइमिंग, इसमें कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है, तभी इनको ये कोलाइटिस की प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो इनको बोलिएगा कि अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको थोड़ा ठीक करें। लाइफ स्टाइल में ठीक करने में क्या है कि एक बार में ज़्यादा खाना ना खाएं, थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार खाएं। पानी भी एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं पिए, 2-2, 3-3 घूंट करके हर आधे घंटे 1 घंटे में पिए। अब ट्रीटमेंट की बात है तो ट्रीटमेंट लिखिए। सबसे पहले 15 मेडुला 2 बार, ठीक है। अच्छा, कोलाइटिस टी ना तो